बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की स्पॉइलेज कैसी होती है और उसे हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पॉइलेज एंड कंट्रोल के कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की स्पॉइलेज कर रहे हैं, ये लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की और उनका माइक्रोबियल स्पॉइलेज में क्या क्या किरदार है। अब मेन करैक्टरिस्टिक्स में हमारे पास हमने बात की थी कि जितना भी हमारे पास जो कंपोजिशन है उसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग उसकी जो हमारे पास एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है, वैक्सी क्यूटिकल है, वो किस तरीके से इनहिबिट कर रही है और इसके जो बनी हुई है पील वो किस चीज़ की है, पैक्टिन की बनी हुई है, इसमें सेलुलोज होती है, ये हार्ड एंड टफ स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एंट्री क्या है पॉसिबल नहीं है। जो भी हमारे पास फ्रेश प्रोड्यूस होती है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, उसके इंटरनल बिल्ट इन हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसकी कंपोजिशन का पार्ट हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है, लेकिन एंट्री नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि पील क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, उसकी स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो ये मेन करैक्टरिस्टिक्स के अंदर उसकी जो कंपोजिशन आ जाएगी, कंपोजिशन में एक तो स्किन आ गई। स्किन के अलावा हमने देखे हैं जो हमारे पास कुछ हार्ड एंड स्टोन मतलब जैसे हमारे पास हार्ड एंड टफ टाइप के वो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं वो हैं, तो वहाँ पे भी क्या होती है माइक्रोबियल पेनिट्रेशन या माइक्रोबियल एंट्रेंस क्या है नहीं होती। सो किस तरीके से ये नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। अगर इनर हो जाएंगे, इन हो जाएंगे, ठीक है ना, अगर फूड सिस्टम के अंदर चले जाएंगे तो फिर उसका क्या रोल होगा और किस तरीके से फूड की कंपोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस वगैरह शो कर रही होगी। ओरिजिन ऑफ कंटेमिनेशन की हम बात करें तो ओरिजिन ऑफ कंटेमिनेशन ये सीड लेवल से शुरू हो जाती है, ठीक है। सीड पड़े हुए वहाँ पे क्या हुआ, फंगल ग्रोथ हुई, तो फंगल ग्रोथ ने क्या किया, उसके अंदर ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस कर दिए, पौधा हुआ, उसके बाद वो फंगस कहीं ना कहीं मौजूद थी, वो सारा का सारा साइकिल के अंदर वो चलती रही। इसके अलावा हम बात करें तो ओरिजिन के अंदर देखें फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर हम जब भी हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग से लेकर हमारे फार्म टू फोर्क हम जिसे कहते हैं कंजम्पशन तक, हार्वेस्टिंग से कंजम्पशन तक जितने भी यूनिट ऑपरेशन आते हैं, हर यूनिट ऑपरेशन में कहीं ना कहीं माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या होगा, वहाँ पे जो कहीं पे इंजरी हो गई है फ्रूट को या वेजिटेबल को, वहाँ पे माइक्रोबियल एंट्रेंस हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्या हैं ओरिजिन के साथ एसोसिएटेड हैं। अब हमने पढ़ना है काजिंग द डिजीज आर द स्पॉइलेज, कि किस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर स्पॉइलेज हमारे पास फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर किस तरीके से बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं और उसकी स्पॉइलेज काज करते हैं। और हमारे पास जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उनके पास कौन सा मैकेनिज्म है, डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो क्या करते हैं अपना डिफेंस करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पॉइलेज या डिजीज। सबसे पहले काजिंग द डिजीज आर द स्पॉइलेज, इसमें हमारे पास कुछ फैक्टर हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेरुलेंस के साथ एसोसिएटेड है। वेरुलेंस क्या है, वेरुलेंस कहते हैं पैथोजेनिसिटी, उसकी डिजीज काजिंग का मैकेनिज्म, किस तरीके से वो क्या करता है, डिजीज काजिंग एक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है प्राइमरी मैकेनिज्म्स होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट स्पॉइलेज के फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर, कि कौन सी चीज़ होगी जो क्या कर रही होगी, स्पॉइलेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंट स्ट्रेन है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की, क्या है, हैज शोन फॉर इंस्टेंस दैट द प्रोडक्शन ऑफ बायोसर्फेक्टेंट, ठीक है ना। ये क्या है, एक पेप्टाइडोलिपिड है जिसको विस्कोसिन कहा जाता है, ठीक है ना। ये विस्कोसिन करता क्या है, ब्रोकोली फ्लोरिड्स के अंदर क्या करता है, डिजीज काज करता है और ये बैक्टीरियम से प्रोड्यूस होता है। जबकि पेक्टोलाइटिक एक्टिविटी जो है
यहाँ पे होती है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो क्या करे, डिजीज काज कर सके। ये हमने देखा क्या है, किस तरीके से जो स्ट्रेन्स हैं वो इफेक्ट कर रही होती हैं। अब ब्रोकोली फ्लोरेट्स क्या हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर्स मौजूद होंगे। उन फ्लावर्स के अंदर क्या करता है, डिके काज करता है बैक्टीरिया, जबकि यहाँ पे बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी इतनी नहीं होती कि स्पॉयलेज काज कर सके। माइकोसेंट्रोस्पोरा एसिरिना जो है वो पेक्टिनेज और ग्लूकानेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ये जो माइकोसेंट्रोस्पोरा एसिरिना की वजह से पैदा होने वाला पेक्टिनेज और ग्लूकानेज है, ये क्या करेंगे, पेक्टिन की ब्रेकडाउन करना शुरू कर देंगे और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन शुरू कर देंगे। जब पेक्टिन ब्रेकडाउन होगी तो होगा क्या, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल की मोस्टली जो आउटर कवरिंग है वो किस चीज़ की बनी हुई है, पेक्टिन की बनी हुई है। पेक्टिन की जब बनी हुई है वहाँ पे पेक्टिन ब्रेकडाउन होगी, उसकी जो पील है वो स्ट्रक्चर अपना लूज करना शुरू कर देगी। जब पील का स्ट्रक्चर लूज होगा तो फ्लफीनेस आना शुरू हो जाएगी, हमारे पास जो फ्रूट और वेजिटेबल होगा वो बिल्कुल फ्लैसी टाइप का हो जाएगा, मुरझाया हुआ हो जाएगा। जब ये मुरझा जाएगा तो समझें उसकी क्वालिटी लॉस हो गई। अब यहाँ पे जब एक दफ़ा उसका स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो गया पील का, तो जैसे ही पील का स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हुआ वहाँ पे क्या होगा, माइक्रोबियल एंट्रेंस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जो प्रोटेक्शन थी वो प्रोटेक्शन तो नहीं मिल रही। जब प्रोटेक्शन नहीं मिल रही तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या एंट्री ज़्यादा हो जाएगी और फूड की डिके होना शुरू हो जाएगी और फूड डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। पेक्टिन जो पेक्टिक एंजाइम्स हैं पेक्टिन ब्रेकडाउन के साथ एसोसिएटेड हैं, वो पोस्ट हार्वेस्ट स्पॉइलेज जो है वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल की। क्यों, क्योंकि यही पेक्टिन है जो आउटर कवरिंग है, उसको एप्पल के अंदर हम बात कर लें या बाकी फ्रूट्स के अंदर बात कर लें, आउटर कवरिंग यही क्या कर रही है, बैक्टीरिया और मोल्ड, यीस्ट, इनके खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। जब ये पेक्टिन डिग्रेडेशन एंजाइम्स होंगे तो ये क्या करेंगे, पेक्टिन को डिग्रेड कर देंगे, बैक्टीरियल और जो यीस्ट और मोल्ड से वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा स्पॉइलेज के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे प्योरीफाइड पेक्टिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि प्लांट टिश्यू को मैसिरेट कर दें। प्लांट टिश्यू को मैसिरेट करने का मतलब क्या है कि प्लांट टिश्यू को बिल्कुल ब्रेक कर दें और उसको सॉफ्ट कर दें। मैसिरेशन क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है ना। एंड कॉज सेल डेथ विदाउट इन्वॉल्विंग अदर एंजाइम्स और टॉक्सिक फैक्टर। ये क्या करते हैं, सेल डेथ का करना शुरू कर देंगे। प्योरीफाइड पेक्टिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स क्या हैं, ये प्लांट टिश्यू को सॉफ्ट कर देंगे और सेल डेथ करेंगे। इसमें कोई दूसरा एंजाइम या टॉक्सिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होंगे। पेक्टिनेजेस क्या करते हैं, ब्रेक डाउन पेक्टिक कंपोनेंट्स इन द मिडल लैमिला। ये क्या करेंगे, मिडल लैमिला जो है सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर, उसको क्या करेंगे, ये ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर सेल वॉल का डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जिससे टिश्यू मैसिरेशन मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, प्लांट अपने रिजिडिटी खो देगा। जब रिजिडिटी खो देगा तो बैक्टीरियल एंट्रेंस, यीस्ट और मोल्ड के एंट्रेंस पॉइंट बन जाएंगे। ये जो एंट्री पॉइंट हैं ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे फूड की डेथ के साथ, क्योंकि जैसे ही एंट्री पॉइंट क्रिएट हो गए, उसकी टिश्यू मैसिरेशन हो गई, वहाँ पे रेस्पिरेशन रेट तो कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस भी फास्टर हो जाएंगे और उसके अंदर जो ग्लूकोज वगैरह है, जो उसकी मतलब न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे लॉस होना शुरू हो जाएंगे और जो फ्रूट और वेजिटेबल की क्वालिटी है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे इरिवर्सिबल सेल डैमेज शुरू हो जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट स्पॉइलेज बैक्टीरिया और क्या करते हैं, टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं और ये टॉक्सिन क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए और ये टॉक्सिन प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ टॉक्सिन पौधों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अगेंस्ट इंसेक्ट्स, ठीक है ना। अब ये टॉक्सिन क्या करते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट आएगा उनको ईट करेगा, मतलब प्लांट पार्ट को, ये टॉक्सिन उसके कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या उसके जो नर्वस सिस्टम है
उसको पैरालाइज कर देंगे, नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम पैरालाइज तो उसे ना टेम्परेचर का पता ना किसी चीज़ का पता, तो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट किल हो जाएगा। कहीं बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रोबियल की एसोसिएशन विद द क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है ना। किस तरीके से ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड की क्वालिटी को डेटेरियोरेट कर रहे होते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब ये अगर हम टॉक्सिन्स की बात करें इंसानों के लिए नुकसानदेह, तो फूड की क्वालिटी लॉस तो जो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस है वो नहीं होगी। जब कंज्यूमर एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन है उसको लॉस हो रहा होगा। तो ये चीज़ें सारी की सारी क्या की जाती हैं, मद्देनजर रखी जाती हैं। कुछ मोल्ड हैं यहाँ पे खास तौर पे अल्टरनेरिया स्पीशी है, ये स्पेसिफिक होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस, ठीक है ना, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस है इनका, ये स्पेसिफिक होस्ट के साथ होती हैं और पैरासाइटिक इन नेचर हैं, क्या करेंगी, वहाँ से न्यूट्रिशन हासिल करेंगी और पौधों को नुकसान भी पहुँचा रही होंगी। माइकोटॉक्सिन्स ह्यूमंस के अंदर जो और दूसरे एनिमल के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी क्या है, बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और जब ये मतलब यीस्ट और मोल्ड से प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो ये क्या करते हैं, माइको लफ्ज है फंगस, ठीक है ना, फंगस में हमारे पास यीस्ट और मोल्ड दोनों आ जाती हैं। तो ये इम्प्लीकेशंस काज करेंगे, ठीक है ना, और पौधों के अंदर हाईली वेरिएबल हैं, ठीक है ना, और स्पॉइलेज काज कर रहे होंगे, बहुत बुरे तरीके से क्या कर रहे होते हैं, मुतासिर कर रहे होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल को। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलिन की बात की है, पेंसिलियम एक्सपेंसम, ये क्या है, पेट्रोलिन एक एफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है ना। ये क्या करता है, एक्चुअली एप्पल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये क्या है, डज नॉट अपीयर टू बी इन्वॉल्व इन पोस्ट हार्वेस्ट स्पॉइलेज ऑफ एप्पल ड्यूरिंग स्टोरेज के दौरान, ठीक है ना, पोस्ट हार्वेस्ट स्पॉइलेज का सबब नहीं बनता, लेकिन क्या है, टॉक्सिन है। जब टॉक्सिन है तो इंसानों के लिए नुकसानदेह होगा, क्वालिटी डैमेज। इसी तरीके से अगर हम उसके कॉन्ट्रास्ट में बात करें तो जो ऑक्सैलिक एसिड प्रोडक्शन है वो क्या करती है, नंबर ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीजेस काज करती है, सैक्लोशियम रोल्फिसाई और सैक्लोशियम सैक्लोटियम, ठीक है ना, सैक्लोशियरम की वजह से होती हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कर रहा होता है और डिजीजेस काज कर रहा होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर, तो क्वालिटी डैमेज कर रहा होगा और लॉसेस काज कर रहा होगा। जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है मिनिमली प्रोसेस्ड वेजिटेबल की, वो चेंज होती है प्रोसेसिंग और स्टोरेज कंडीशन से, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग है, तो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग में होता क्या है, हम जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और टेम्परेचर की कंसंट्रेशन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। ये डिफरेंट जो पैरामीटर हैं ये क्या कर रहे होते हैं, शेल्फ लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हमने कम कर दी, ऑक्सीजन भी हमने क्या कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ऑक्सीजन कम कर दी और हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन कर दी, लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो शेल्फ लाइफ अल्टीमेटली क्या होगी, बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज इफेक्ट हो रही होगी। तो ये जो डिफरेंट मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, जिसे हम सी स्टोरेज भी कहते हैं, ठीक है ना, सी स्टोरेज के अंदर या पैकेजिंग के अंदर अगर हम बात कर लें, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, जैसे हम नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, नाइट्रोजन क्या करती है, यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल का काम करती है, ठीक है ना, इनर्टनेस क्रिएट कर देगी, वहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन की वजह से सर्वाइवर्स हैं वो सारे के सारे किल हो जाएंगे। और ठीक है, तो ये क्या कर रही होती है, स्टोरेज कंडीशन, प्रोसेसिंग कंडीशंस, ये सब क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर। और जब ये इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फ्लुएंशियल होंगे, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम लोकोनोस्टक मेजेंड्रॉइड इज नॉट नोन एज प्लांट पैथोजन। क्या है, ये प्लांट पैथोजन नहीं है। क्या, कौन प्लांट पैथोजन नहीं है, ल्यूकोनोस्टिक मेजेंड्रॉइड। लेकिन ये क्या करता है, स्पॉइलेज काज करता है श्रेडेड कैरेट के साथ, ठीक है ना। श्रेडेड कैरेट क्या है, जैसे हम हलवा बनाते हैं गाजर का, तो हम उसको बिल्कुल क्या कर देते हैं,
पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर। तो वहां पे कौन क्या कर रहा होता है, स्पॉयलेज काज कर रहा होता है, लिकोनोस्टिक मेसेंटेरोइड। इस सिचुएशन के अंदर स्पॉयलेज इज थॉट टू बी ड्यू टू शिफ्ट टुवर्ड एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया, एरोबिक से एनाएरोबिक। जैसे ही एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होना शुरू हो जाएगा, एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड क्या कर रहा होगा, क्वालिटी को डैमेज कर रहा होगा। कंसंट्रेशन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कर दी जाए और कार्बन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लोअर हो तो क्या होगा, ये कैरेट के अंदर टॉक्सिसिटी काज करेगा और जो सेल इलेक्ट्रोलाइट हैं वो बाहर आ जाएंगे और न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, सैप्रोफाइट्स यूज कर लेंगे। तो सैप्रोफाइट जैसे न्यूट्रिएंट यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे फ्रूट और वेजिटेबल की क्वालिटी लॉस हो रही है। तो ये हम देख रहे हैं माइक्रोबियल एक्शंस क्या है हमारे पास प्लांट्स के ऊपर, फ्रूट और वेजिटेबल के ऊपर कैसे होता है, किस तरीके से उनकी क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर रहे होते हैं, और आगे जाके हम इनकी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने इनको कंट्रोल करना है। ठीक है ना, अब ये हमारे पास क्या था, काजिंग द डिजीज आर द स्पॉयलेज, कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर डिजीज काज कर रहे हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डिजीज काज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर एबिलिटी रखी है कि वो अपना डिफेंस करे। जैसे हम डिफेंस करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर से, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर से। ठीक है ना, हम हीट से, आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में क्या होगा, हम गर्मी जब हमें ज़्यादा लग रही होगी हम किसी न किसी शेडी प्लेस को, हवादार जगह को प्रेफर करेंगे। अगर हमें कोई इन्फेक्शन का ख़तरा होगा कहीं से, इसकी सबसे बड़ी मिसाल कोरोना है, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को छुपाए बैठे हैं, हम अपनी प्रॉपर केयर करते हैं, डिफेंस हम करते हैं ताकि हम डिजीज से बच सकें। इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी क्या होते हैं, डिफेंसिव रिएक्शंस होते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन करते ही करते हैं। ठीक है ना, फ्रूट और वेजिटेबल ऑफर रेंज ऑफ बैरियर टू इन्फेक्शन बाय पोस्ट हार्वेस्ट स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे सम आर परफॉर्म्ड आर कॉन्स्टिट्यूटिव इन द प्लांट ऑर्गन। अब क्या है, स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफेंस करेंगे। डिफेंस क्या है, बैरियर है। बैरियर क्या है, उसकी पील है, हस्क है, ठीक है ना, उसका शेल है। ये क्या है, क्या कर रहा है, डिफेंस काज कर रहा है ताकि वहां पे कोई माइक्रोबियल जो बैक्टीरियल एक्शन है ना हो। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया जो फ्रूट और वेजिटेबल का पार्ट होते हैं और उसका कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं ऑर्गन का, वहां से शिफ्ट होंगे। जैसे ही शिफ्ट हुए तो फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर आ जाएंगे। अब सबसे पहले अपर बैरियर की अगर हम बात करें तो आप लोगों को अंदाज़ा है जो फ्रूट की ऊपर वाली, जो हमारे पास या लीफी वेजिटेबल है या कोई भी चीज़ है जो ऊपर वाली सरफेस है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। इस एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होती है, उस क्यूटिकल के अंदर वैक्सी लेयर मौजूद होती है। ये वैक्सी लेयर नेचर ने क्या की है, प्रोड्यूस इसलिए की है ताकि बैक्टीरिया अंदर इंटर ही ना हो सके। ठीक है ना, हाँ, अगर यहाँ से ये क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल से हमने वैक्स रिमूव कर दी, वहां पे बैक्टीरिया एंटर होगा। जैसे ही बैक्टीरिया एंटर होगा तो वो क्या करेगा, वहां पे पैक्टिन को पैक्टिनेजेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और पैक्टिन डिग्रेड होगी। पैक्टिन डिग्रेड होगी तो स्किन क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई। स्किन सॉफ्ट होगी तो उसके फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर एंट्री मार देंगे। एंट्री मारेंगे तो उसकी जितनी भी कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब कर देंगे। Removal of waxes from cuticle has been shown to increase the vulnerability of pepper fruits to infection by Coleotrichum capsicum। ठीक है ना, अब ये क्या है, Coleotrichum capsicum क्या करता है, पेपर फ्रूट को इन्फेक्शन काज करता है अगर हम क्या करें, उसकी क्यूटिकल रिमूव कर दें, वैक्सी क्यूटिकल रिमूव कर दें। जो क्यूटिकल की थिकनेस है वो रेजिस्टेंट के साथ एसोसिएटेड है। अगर क्यूटिकल ज़्यादा थिक होगी तो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो कोई फ्रूट या वेजिटेबल, अगर क्यूटिकल थिन होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे टोमेटो की बात की हुई है। टोमेटो की जो हमारा क्यूटिकल होती है वो
वराइटल डिफरेंसेस की वजह से डिफरेंट होती है। जिनकी हमारे पास क्यूटिकल मोटी होगी तो वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे। ग्रेप बेरीज तो इनमें क्या होते हैं, बेसिलस साइनेरिया है और पीचेस के अंदर और मोनिलिनिया, ठीक है ना, किसके अंदर, टोमेटो के अंदर और ग्रेप्स के अंदर जो है बेसिलस साइनेरिया है और पीचेस के अंदर है मोनिलिनिया फ्रक्टिजिना। ये क्या करते हैं, स्पॉइलेज काज करते हैं। स्पॉइलेज काज डिफरेंट मैकेनिज्म एक्शन की बुनियाद पर, जिनके जो क्या करेंगे, वैक्सी क्यूटिकल को डैमेज कर लेंगे, तो वो वहाँ पे टोमेटो और यहाँ पे बेरीज की, अगर ग्रेप बेरीज की बात कर लें, वहाँ एक्शन कर रहे होंगे। इसी तरीके से बहुत सारी प्रोड्यूस जो हैं, प्रोडक्ट्स हैं, many types of produce the berries effect of the cuticle is reinforced by epidermis, ठीक है ना, और epidermis tissue। यहाँ पे epidermis tissue का है, या epidermis का बहुत बड़ा रोल है। इसको हम जो relative thick structure है rind of citrus and melons, ठीक है ना, आप देखें बहुत बड़ी जो तरबूज है, तरबूज के ऊपर एक मोटी वो होती है, छाल होती है उसके। अगर हम सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, किन्नू के ऊपर भी एक मोटी खासी, तो ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डिफेंसिव रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनहांस्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन लिंक्ड टू दीज स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय देयर हायर रेजिस्टेंस टू क्रैक। अब क्या है, ये जो मोटी मोटी छालें हैं, ये छालें क्या करती हैं, क्रैक फॉर्मेशन के लिए रेजिस्टेंट हैं। जब वहाँ पे क्रैक फॉर्मेशन ही नहीं होगा, माइक्रोबियल एंट्री नहीं होगी, माइक्रोबियल एंट्री नहीं होगी तो स्पॉइलेज भी नहीं होगी। लार्जर अमाउंट ऑफ पेक्टिक मटेरियल, जो प्रोटेक्टिव मटेरियल है उसको डिग्रेड होना होगा। जब इतना सारा माइक्रोबियल मटेरियल है वो डिग्रेड नहीं होगा, आप देखें तरबूज कितने कितने दिन तक रखा रहता है, उसके अंदर रेस्पिरेशन रेट, वाटर लॉस वगैरह सारा कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, वो ग्रो भी क्या होता है, हॉट इन्वायरमेंट के अंदर होता है, तो वहाँ पे भी क्या कर रहा होता है, सर्वाइव कर रहा होता है। और जब हार्वेस्ट होके मार्केट के अंदर आता है, मार्केट के अंदर भी ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है उसको। ये सारे के सारे क्या करता है, वो वजह जो है उसकी मोटी छाल है, ठीक है। लोअर डिफ्यूजन होगी यहाँ पे, मतलब जो गैसेस हैं ना बाहर आ रही होंगी और ना ही बाहर, या एक्सेस टू वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर इन्फेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे वो भी बैक्टीरिया को नहीं होगी, तो फ्रूट और वेजिटेबल क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड, ठीक है ना, कैटिचोल। ये फिनोलिक कंपाउंड कैटिचोल जो है और दूसरा प्रोटोकैटिचोइक एसिड है, इसका रोल है रेजिस्टेंस ऑफ अनियन टू कोलेटोट्राइकम सर्सिनेंस, ठीक है ना, एंड द प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइडल सैपोनिन टोमाटिन हैज अ रोल इन द रेजिस्टेंस ऑफ टोमेटो बैसिलस साइनेरिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या चीज आ रही है, फिनोलिक कंपाउंड्स में हमारे पास कैटिचोल और प्रोटोकैटिचोइक एसिड है। ये क्या करता है, ऑनियन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट कोलेटोट्राइकम साइनेरियसिस, और दूसरा है अल्कलॉइडल सैपोनिन्स है, सैपोनिन टोमेटिन, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टोमेटो को अगेंस्ट बैसिलस साइनेरिया के, ठीक है। उसके बाद सीडलिंग एप्पल, ये बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पांस टू इन्फेक्शन बाय नेक्टेरिया गैलीजीनिया, ठीक है ना। जीना जो है, गैलीजीना है, यहाँ पे ये क्या करता है, बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो सीडलिंग एप्पल, हाँ सीडलिंग एप्पल क्या करती हैं, बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। हम डिफेंसिव मैकेनिज्म देख रहे हैं। ये बेंजोइक एसिड क्या करेगा, जो नेक्टेरिया गैलीजीनिया है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उसको किल कर देगा। जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे स्पॉइलेज के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ कैरा टू बैसिलस साइनेरिया हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू क्यूमरिन 6 मिथॉक्सीमैलिन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्यूमरिन हैं, क्यूमरिन क्या कर रही हैं, टोमेटो को रेजिस्टेंस, कैरेट को रेजिस्टेंस दे रही हैं अगेंस्ट बैसिलस साइनेरिया, ठीक है ना। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जैसा कि अकोमोडेशन ऑफ लिग्निन और सॉब्रिन
Our development of callus have also been observed as defensive reaction in particular in carrot, potato, tuber and pear. ठीक है ना, ये क्या करते हैं, डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं. अब कंट्रोलिंग स्पॉइलेज है कि हम किस तरीके से स्पॉइलेज को कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोलिंग के लिए तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर, पैकेजिंग है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, मद्देनजर रखनी पड़ती हैं. पोस्ट हार्वेस्ट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, क्या है पोस्ट हार्वेस्ट. पोस्ट हार्वेस्ट से क्या है, हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद क्या है, आपने फार्म से फ्रूट या वेजिटेबल को लाद कर उसको ट्रांसपोर्ट करना है. अब डिपेंड करता है कमोडिटी के अंदर, हमारे पास कमोडिटी कौन सी है, हमारे पास सॉफ्ट है, हार्ड टेक्सचर है, किस तरीके से उसका टेक्सचर है, तो और किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर लेके जा सकते हैं. वहाँ सारी की सारी चीज़ें टेम्परेचर के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पॉइलेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, स्पॉइलेज कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो स्पॉइलेज भी कम होने के चांसेस होंगे. हाँ, यहाँ पे माइक्रोबियल लोड भी इन्फ्लुएंस करता है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द गैसेस एटमॉस्फेयर एम एट रिड्यूसिंग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. क्या करना है, इनका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर, पैकेजिंग का, टेम्परेचर का पर्पस क्या है चेंज करने का, क्या है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर क्या है, रेस्पिरेशन है. रेस्पिरेशन को हमने क्या कर देना है, स्लोअर रेट कर देना है. जब रेस्पिरेशन का रेट स्लोअर हो जाएगा तो उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, मेंटेन रहेगी. मेंटेन रहेगी तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी, क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी. इसका काम क्या है, एम्स एट रिड्यूसिंग द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाय डिलेइंग राइपनिंग एंड सेनेसेंस. क्या करना है, राइपनिंग और सेनेसेंस को डिले करना है, जिसके नतीजे में शेल्फ लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी. ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, लेस अपॉर्चुनिटी देते हैं पैथोजेंस को. ठीक है ना, अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन सब की कंसंट्रेशंस को अगर हम चेंज कर देंगे, इन सब के अमाउंट्स को चेंज कर देंगे, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी और उनकी ग्रोथ भी अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस हो रही होगी. जो मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर है फूड की प्रिजर्वेशन के लिए और क्वालिटी के लिए, ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए, उसको आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जाता है और यहाँ पे उसको डिस्कस भी किया गया है. अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस करें तो वो जो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी है, रिस्पायरेशन का रेट है, वो 2 to 4 टाइम्स, ठीक है ना, क्या कर देती है, कम कर देती है. मतलब कि अगर हमारे पास टेम्परेचर था 50 डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर हम ले लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आए हैं, 20 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आने में अगर वहाँ पे 100 CFU थे तो वो 100 CFU क्या, अन्य CFU की बात नहीं कर रहे, रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन कितना हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. अगर आपने वहाँ पे 50% से भी कम करना है तो 25% तक आ जाएगी. ठीक है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे रिड्यूस होगा तो उसकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर कमोडिटीज़ क्या हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं. एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, मतलब ज़्यादातर को हम क्या कर लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले आते हैं, लेकिन कुछ ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट रीजन के प्रोड्यूसर्स हैं उनको अगर हम इस टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके आएंगे तो यहाँ पे चिलिंग इंजरी होना शुरू हो जाती है. चिलिंग इंजरी क्या है, वहाँ पे आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी. आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जैसे ही आइस मेल्ट होगी तो उसके अंदर वही फ्लफीनेस आ जाएगी और फ्रूट और वेजिटेबल की प्रोडक्ट जो क्वालिटी खराब हो जाएगी. अब यहाँ पे जैसे ही फ्लफीनेस आएगी तो बैक्टीरियल एंट्रेंस पाथवे हो जाएगा. ठीक है ना, वो पाथवे क्या करेगा, उसकी डिकम्पोजिशन और स्पॉइलेज की तरफ ले जाएगा. For these produce optimal storage temperature is close to 10 डिग्री सेंटीग्रेड. किसके लिए, जो हमारे पास टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन की प्रोड्यूसेस हैं उनके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड.
Growth of many post-harvest spoilage microorganisms is still possible at very low refrigeration temperature. Their rate of development is reduced. ठीक है ना, यहाँ पे क्या बात करता है, ग्रोथ नहीं रुकेगी लेकिन उसका रेट रुक जाएगा जिस रेट से वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे. बैक्टीरिया एर्विनिया कैरोटोवोरा, ठीक है ना, सबसे पीछे कैरोटोवोरा कैनॉट ग्रो एट टेम्परेचर बिलो 6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोल्ड राइजोपस स्ट्रोलोनिफर एस्परजिलस नाइगर है कैनॉट ग्रो बिलो 2 to 5 4 and 11 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना, यहाँ पे कितना है 2 4 5 और 11 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतने टेम्परेचर पे ये क्या कर सकते हैं, हमारे पास ग्रो नहीं कर सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज करके इनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं. अगर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग की बात करें कि हम किस तरीके से मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग के जरिए कंट्रोल करेंगे जो पैथोजेनिक एंट्री है, जो पैथोजेंस की वजह से स्पॉइलेज हो रही है, उसको हमने किस तरीके से कंट्रोल करना है. अब यहाँ पे यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू चिल स्टोरेज, ठीक है ना, आल्सो रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस. ये भी क्या करेंगे, चिल स्टोरेज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस की क्या कर देंगे, कम कर देंगे. फ्रेश प्रोड्यूस की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, माइक्रोबियल एंट्रेंस के चांसेस भी कम होंगे. यहाँ पे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर कम कर दी जाए 21% से 2.5% तक स्टोरेज कंडीशन के में, और यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट 50% तक कम हो जाएगा. ठीक है ना, हमारा पर्पस ही उसकी शेल्फ लाइफ का एक्सटेंड करना है विद द किस चीज़ के, अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखनी है ये. लेकिन यहाँ पे अब जैसे ऑक्सीजन कम हुई तो एनएरोबिक शिफ्ट भी हो सकता है, इसलिए 2.5 रखा गया. ठीक है ना, 2.5 फिर भी क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ नहीं लेके जाएगा और फ्रूट और वेजिटेबल की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो मेंटेन रह जाएगी. Recommended carbon dioxide concentrations for produce storage rarely exceed 10%. क्या है, 10% से कभी कभार बढ़ा दी जाती है. खासतौर पर क्या होती है, 1 to 5% ऑक्सीजन इज टॉलरेटेड. ठीक है ना, अब 10% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी जाएगी, कर दी जाएगी, और जो ऑक्सीजन होगी 1 to 5% तक होगी. एक्सपोजर टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और लोअर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिजल्ट डिसऑर्डर आ सकते हैं जिससे क्वालिटी लॉस होगी. स्टोरेज एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी हायर देन 90% इज रिकमेंडेड फॉर मोस्ट कमोडिटीज. क्या है, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर जो स्टोरेज है वो रेकमेंड की जाती है ज़्यादातर कमोडिटीज़ के अंदर, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस. मिसाल के तौर पर यहाँ पे गार्लिक है, अनियन है. हाई ह्यूमिडिटी आल्सो इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या करती है, अगर हमने पढ़ा था अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 80% होगी, ठीक है ना, वाटर एक्टिविटी 0.8 से ज़्यादा होगी, 0.9 तक होगी, तो वहाँ पे बैक्टीरियल स्पॉइलेज के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. 0.99 पे मैक्सिमम. यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी भी अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पॉइलेज के चांसेस ज़्यादा होंगे. दिस स्टोरेज अंडर हाई ह्यूमिडिटी इज जनरली इन फेवर ऑफ द प्रोड्यूस. क्या होगी, प्रोड्यूस की फेवर में होगी क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन रुक जाएगी. स्टोरेज ऑफ कैबेज, ठीक है ना, सैलरी, लीक एंड कैरेट एट 90 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंस्टेड ऑफ 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिजल्ट्स इन लोअर लॉसेस कॉज्ड बाय डीके. ठीक है ना, डीके की वजह से इनमें लॉसेस कम हो जाएंगे क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, बढ़ा दी गई है. यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. आप इन चीज़ों को साथ साथ फोकस भी करें. इंशाल्लाह हमारा जो टेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. जज़ाकल्लाह.